ये जो क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं, ये सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्जाम होगा 2026 वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में आने वाले हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे पीसीएस का प्री हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ? आपके सामने 3 ऑप्शन है, जिसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो 1974। 1974 जो है वो आपका सही आंसर होगा। 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो पहला ऑप्शन है, यानी कि ये वाला 1927 वाला, तो या इसमें 1927 को ये भी ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो 1927 में क्या हुआ था? भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम आया था 1927 में। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम आया था। अगला ऑप्शन है 1981। तो 1981 वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि वायु, ध्यान रखना, वायु वायु संरक्षण जो है वायु संरक्षण अधिनियम आया था 1981 में, ठीक है। और 1986 में आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आया था। कौन सा आया था? पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण आया था। अब ये तीनों ऑप्शन आपके सामने है कि जल संरक्षण अधिनियम 1974 में, और 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया था, 1981 में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम आया था, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण आया था। ये चार के चारों में से कोई ना कोई एक, या फिर मिलान में, यही क्वेश्चन मिलान में भी आ सकता है, ठीक है, कि वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, भारतीय वन अधिनियम कब आया था, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो ये क्वेश्चन मिलान में भी आ सकता है और सिंगल भी आ सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि अमेरिका की कौन सी नदी है जो कनाडा व यूएसए के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है कि अमेरिका की कौन सी नदी है जो कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी। अमेरिका की वह नदी है जो कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी है आपकी सीमा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी नदी है जो यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है? तो ये है, ये यूएसए और मेक्सिको, ठीक है, यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। ये यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी सीमा बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहले भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 1986 में पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे सिंगल भी पूछा जा सकता है, मिलान में भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में पारित हुआ है, ठीक है। 81 में हमने क्या बताया था? 1981 में क्या बताया था? 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था, ठीक है। जो यहाँ पे 2002 है, ये जैव विविधता अधिनियम, याद रखिएगा, इनको कहीं न कहीं पे लिख लीजिएगा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, ठीक है ना। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। 2010 में जो ये वाला ऑप्शन है, 2010 में क्या आया था? एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये 2010 में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखना आप लोग कि एनजीटी कब आया था, तो 2010 में। अब इसको हम फिर से देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 86 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 86 में आया था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है 2002, इसमें जैव विविधता अधिनियम आया। 2010 में एनजीटी, और ये 81 में वायु संरक्षण अधिनियम। कौन सा बताए थे? वायु संरक्षण अधिनियम। अब आपको बिल्कुल रट गया होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सब पूरा रट जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं? अफ्रीका की कौन सी नदी है जिसको हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी नदी है जिसको हम तेल नदी के नाम से जानते हैं? तो वो है नाइजर, ये वाली। और फिर इसको हम तेल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाइजर। अच्छा, दूसरा कि
जाम्बेजी ये नदी है, ये भी चर्चा में रहती है, अफ्रीका की ही नदी है। तो ध्यान रखना कि जब पूछा जाए कि विक्टोरिया जलप्रपात या करीबा बांध किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर है, तो जाम्बेजी पर है। कौन सा है? विक्टोरिया। विक्टोरिया विक्टोरिया जलप्रपात की बात की जाए या फिर बांध, करीबा बांध, करीबा बांध ये किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। अगला लिम्पोपो, ये लिम्पोपो नदी है। अब इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये वाली नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। जाम्बेजी नदी ये अफ्रीका में बहती है और विक्टोरिया जलप्रपात इस पर है और करीबा बांध दोनों इस पे हैं, ठीक है। करीबा बांध या फिर विक्टोरिया जलप्रपात में, ठीक है, अफ्रीका में। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बता देते हैं कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ठीक है। अफ्रीका की अगर हम बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है नील नदी, ठीक है। नील नदी है जो सब अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा? तो किलिमंजारो होगा, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा? तो किलिमंजारो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आया है, ठीक है। कौन सा सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें 3 सुमेलित हैं, एक कोई है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। उसको हमको फाइंड आउट करना है। अब वो तो क्वेश्चन हम लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक साइड में कुछ पद होंगे और सामने वो किस विभाग से संबंध रखते हैं या उनका कार्य क्या है, इस टाइप का आपसे मिलान पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हाँ मिलान कीजिए, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि कोई 3 आपस में कनेक्टेड होंगे, संबंधित होंगे, एक संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो एक संबंधित नहीं होगा, वो ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो है सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष जो है वो किससे संबंधित है? सूना अध्यक्ष वो आपका ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है कि सूना अध्यक्ष जो है वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। सोना अध्यक्ष क्या होता था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। दूसरा नंबर पे आता है सीता अध्यक्ष, तो ये भी सही सुमेलित है कि सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। ये है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है कौन सा? सीता अध्यक्ष, ठीक है। तो ये दोनों सुमेलित हैं। नीचे तीसरा पौतवा अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष का जो संबंध है वो माप तौल से था। पौतवा अध्यक्ष का संबंध किससे था? माप तौल से था, ठीक है। ये भी सुमेलित हो गया। अब अकरा अध्यक्ष, अकरा अध्यक्ष जो है वो उसके सामने लिखा है चारागाहों का अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष नहीं था, ठीक है। अकरा अध्यक्ष जो था उसका संबंध किससे था? खान, खान जो खाने होती थी, ठीक है, खानों से संबंधित अकरा अध्यक्ष। और जो चारागाह था वो विविता, विविता अध्यक्ष उसको हम लोग कहते थे। क्या कहते थे? चारागाह का जो अध्यक्ष होता था वो विविता, विविता अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मिलान में है। कौन सा? ध्यान रखिए, सूना अध्यक्ष किससे संबंधित है? बूचड़ खाने से संबंधित है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। पौतवा अध्यक्ष ये मापतौल से संबंधित अधिकारी था। अकरा अध्यक्ष ये खान, अकरा खान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो चारागाहों का अध्यक्ष होता था उसको विविता अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? विविता अध्यक्ष उसको हम लोग कहते थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक भी पूछा जा सकता है कि सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है, और यही चारों ऑप्शन आपको दे दिया जाए। सीता अध्यक्ष का संबंध कहा जाए किससे है, तो यही चारों ऑप्शन अगर आपको सामने दे दिए गए, ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए, तो इसमें आप किसका संबंध लगाएंगे? कि सीता अध्यक्ष का संबंध राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष से है। पौतवा अध्यक्ष का संबंध मापतौल अधिकारी से है। सूना अध्यक्ष का संबंध बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। अकरा अकरा खान से है। और जो ये चारागाह वाला है वो विविता अध्यक्ष, अभी मैंने आपको बताया कि विविता अध्यक्ष से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इटली की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन कि लायर नदी है, पो नदी है,
वोल्गा नदी है और डेन्यूब नदी है। तो पूछा जा रहा है कि इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कि पो नदी। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पो नदी है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इटली की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो पो नदी है। इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। ये यहाँ से ये इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, डेन्यूब नदी यहाँ पे आपके लिखा है। ठीक है, डेन्यूब नदी लिखा है। तो डेन्यूब नदी के बारे में 5 देशों की राजधानियाँ इसके किनारे हैं। 5 देशों की राजधानी जो है वो इनके किनारे हैं, डेन्यूब के किनारे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वोल्गा, अगर हम कहें कि वोल्गा के संबंध में कुछ बताइए, ठीक है, तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी। ये जो वोल्गा है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और इटली की अगर पूछा जाए कि इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा पो नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी है। डेन्यूब 5 देशों की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, और लायर नदी का संबंध ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान रखिए कि अगर फ्रांस की सबसे लंबी नदी तो लायर है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, डेन्यूब 5 देशों की राजधानी इसी नदी के किनारे हैं, और इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। ठीक है, इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी, पो नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी हैं, पहले ये हम जानें। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए ये जलवाष्प हो गई नंबर 1। उसके बाद कौन सी हो गई, मीथेन, ये मीथेन है। उसके बाद कौन सी है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये है। अब यहाँ पे कौन सी गैस बची आपकी, ये इसमें थोड़ा सा उलटफेर हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, मीथेन होगी, और नाइट्रस ऑक्साइड। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये है NO2, ठीक है, NO2 नहीं हो आपकी। अगर यहीं पे लिखा होता नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तो वो होती, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये वाली NO2 ये गैस उत्तरदायी नहीं है। बाकी कौन कौन सी गैस हैं आपको हम बता ही दिए हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इसको पूरा आप, ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सी गैसें संबंधित हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सी गैसें संबंधित हैं, एक तो जलवाष्प हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा मीथेन हो गया, और चौथा चौथा ओजोन हो गया। पांचवा जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, HFC हो गया, और SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये ग्लोबल वार्मिंग से है। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है। ये स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसेस कौन सी हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये HFC ये है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। ये गैसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है, अगला, किस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम कपासी रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हैं, उष्णकटिबंधीय कपासी चेरनोजेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी दो वाले क्या है, लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी है यहाँ पे कि जिसको हम चेरनोजेम या कपासी, तो कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी होगी, ध्यान रखिएगा कि ये काली मिट्टी है।
कपासी। अब यहाँ से जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम या कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो कपासी, ये कपास जो होता है वो किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखिए, का से कपास और का से काली। ठीक है, तो बस काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम, कपासी या रेगुर मिट्टी, ये तीनों पूछा जा सकता है, तो ये काली मिट्टी के लिए होगा। ठीक है, काली मिट्टी के लिए ये होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो काली मिट्टी का रंग काला होता है वो किसके कारण होता है? तो इसके लिए टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एक होता है। क्या होता है? टिटैनी टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट जिसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, चेरनोजेम मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। और काली मिट्टी का जो कलर काला होता है वो किसके कारण होता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो वो कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाल मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो इसका लाल रंग होता है, जो इसका लाल रंग होता है, लाल रंग पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? आयरन आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन आयरन से आपको याद होगा कि आयरन की गोलियां दी जाती हैं खून बढ़ाने के लिए, तो खून का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पे कम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल हो गया। अगर पूछा जाए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट। ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण? तो बताया था टिटैनी फेरस ऑक्साइड के कारण, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ध्यान रखना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अब आपके सामने आया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 50 बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब पूछा, कब शुरू हुआ? तो 1973 में। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे 1992, तो 1992 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ था। क्या हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ठीक है, 75 में, ये 75 में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 75 में शुरू हुई थी। क्या हुआ था? मगरमच्छ, मगर मगर लिख लीजिए, और प्रजनन, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 75 में शुरू हुई थी। और जो 72 है, 1972 आपका दिया गया है शेर परियोजना, गिरी शेर परियोजना। गिरी, गिरी कहाँ है? गुजरात में है। गिरी शेर परियोजना। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 72 में गिरी शेर परियोजना है, 75 में मगर प्रजनन परियोजना, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर है और 92 में एलिफेंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट एलिफेंट वो 92 में है। ठीक है, ये आप लोग पकड़ के रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि एक साइड में प्रोजेक्ट टाइगर लिखा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लिखा है, गिर शेर परियोजना लिखा है और दूसरे साइड में क्या लिखा है? इनके सन लिखे हैं। तो मिलान करने के लिए अगर आ गया तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आया है नया क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग कब शुरू हुआ? तो ये क्वेश्चन पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्ट हंगल या कश्मीर स्टैग कब शुरू हुआ? यहाँ हंगल गलत लिखा है, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगना चाहिए, उनका पे हंगुल है। ठीक है, हंगुल राष्ट्रीय उद्यान भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग
परियोजना कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका जो है 70 में। अच्छा, उसके बाद 73 में अभी हमने आपको बताया था कि 73 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 92 में क्या बताया था? याद होगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। वो 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था आपका, ठीक है। 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था, ठीक। ये बात आप याद रखना है इसको कि प्रोजेक्ट हमगुल 70 है, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर है, 92 में एलिफेंट है, ठीक है ना। और 75 में क्या बताया था? 1975 में बताया था मगरमच्छ वाला, ठीक है। मगरमच्छ वाला बताया था हमने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मतदान की उम्र जो है वो घटाकर कितनी की गई? 21 से 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 की जो लोकसभा में और विधानसभा में जो वोट डालने की उम्र होती है वो उसको घटाकर 18 साल किया गया। पहले 21 साल थी, ध्यान रखिएगा कि पहले 21 साल थी, 21 साल से घटाकर ये किया गया 18 साल। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। यानी कि 1989 के पहले वही आदमी वोट डाल सकता था जिसकी उम्र 21 साल की है, लेकिन अब क्या है कि जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट डाल सकता है, यानी कि वो वयस्क माना जाता है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ वो 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें एक और ऑप्शन हमको दिख रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इसको लघु संविधान समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन जो है इसी के द्वारा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? तो ये वाली, ये मेरियाना गर्त है, ठीक है। मेरियाना गर्त है और ये विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। तो मतलब महासागरीय गर्त है। गर्त क्या होती है? महासागर में एक ऐसा स्थान जो सबसे निचला स्थान ऐसे ऐसे टाइप के होता है। ये ऊपर मान लो पानी भरा है, ठीक है। तो ये जो होती है ये होता है, ये सबसे निचला होता है, ये यहाँ तक। तो ये है मेरियाना गर्त। ये कहाँ पे है मेरियाना गर्त? किस महासागर में है? तो ध्यान रखना कि मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखिए एक और है टोंगा गर्त। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। सुंडा गर्त कहाँ पे है? तो सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद। देखो हिंद महासागर में है सुंडा। टोंगा प्रशांत महासागर में, मेरियाना भी प्रशांत महासागर में, लेकिन विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? तो वो है आपकी मेरियाना गर्त, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है कि सही सुमेल नहीं है, मतलब इसमें 3 सुमेलित हैं और एक कोई है जो सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि मेरियाना गर्त, ये मैंने कहाँ बताया था? तो मेरियाना गर्त जो है वो तो यहाँ पे एक जो आपको सुंडा गर्त, सबसे पहले देखिए सुंडा गर्त हिंद महासागर से संबंधित है, कन्फर्म हुआ। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर से संबंधित है। टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर से, मतलब प्रशांत महासागर है, मान लो ये प्रशांत महासागर है, तो टोंगा जो होगा ये इसका उत्तर भाग है, ये दक्षिण भाग। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या है? ये जो है टोंगा है, ठीक है। दक्षिण प्रशांत महासागर, मेरियाना प्रशांत में है, टोंगा दक्षिण प्रशांत में, सुंडा हिंद में है। और जो प्योर्टो रिको गर्त लिखा है ये हिंद महासागर में नहीं है, ये प्योर्टो रिको हिंद महासागर में नहीं है। ये कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक अटलांटिक महासागर में है प्योर्टो रिको गर्त, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर में है। सुंडा ये हिंद महासागर में है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति दी गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति दी गई? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो है 24वां संविधान संशोधन। मतलब संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये जो 24वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है।
61वां संविधान संशोधन, अभी हमने बताया ही था कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी वो 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। कब हुआ था ये संविधान संशोधन, तो 1989 में। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है इसके विषय में, ठीक है, बताया है आपको। और 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 24वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार में संशोधन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये जल संधि से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, जल संधि से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को कुछ जानकारी है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश चैनल है उसको उत्तरी सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहाँ पे डोवर जल संधि होगी, ठीक है, डोवर जल संधि होगी, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जल संधि। इसको हम लोग याद करने के लिए इसका हम जो ट्रिक बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, इंडो उत्तरी, उत्तरी, तो इंडो और उत्तरी ये अलग अलग है, तो इंडो से इंग्लिश चैनल हो गए और उत्तरी से उत्तरी सागर हो गया, और जो डो है डोवर जल संधि हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है, डोवर जल संधि, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इंडो उत्तरी, ठीक है, इंडो उत्तरी। दूसरा क्या है कि पाक जल संधि। अब पाक जल संधि आप जानते हैं कि पाक जल संधि यहाँ पे भारत है, भारत के नीचे यहाँ पे ये जल संधि है, किससे किससे जोड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में क्या है, मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, तो ये जो जोड़ता है वो पाक जल संधि है, ये पाक जल संधि है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि ये कहाँ पे, रसिया के पास मिलेगी आपको, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, ठीक है, बेरिंग, बेरिंग सागर आप जब देखेंगे, बेरिंग सागर को किससे जोड़ता है, चुक्सी सागर से जोड़ता है बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो पाक जल संधि आपको समझ में आया कि मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है बेरिंग सागर, ये बेरिंग जल सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, ये डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि ये भी है। तो सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है, तो सुंडा जल संधि जो है वो ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, सुंडा जल संधि, ठीक है, ये याद रखना कि सुंडा जल संधि क्या है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, सुंडा जल संधि, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये है जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, तो कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, हारमुज, ये बहुत ही अभी चर्चा में था, ठीक है, हारमुज जल संधि जो अभी बहुत ही चर्चा में थी, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। भारत में जो तेल आता है तो वो इसी जल संधि के द्वारा आता है, कौन सी है, हारमुज जल संधि है, और ये किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। सुंडा जल संधि जो आपने पढ़ा ये किसको जोड़ता है, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब नदी में ये एक क्वेश्चन आ गया है कि डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, डेन्यूब नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है, यह नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तीसरा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक। डेन्यूब नदी का डेल्टा यूनेस्को विश्व धरोहर में है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें जो लिखा है कि यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है तो ये गलत है, तो फिर ये कहाँ गिरती है, ये कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है बल्कि ये काला सागर में गिरती है, कहाँ गिरती है, तो काला सागर, ये याद रखना। कि अब यहाँ पे डेन्यूब नदी के बारे में देख लीजिए कि डेन्यूब नदी के बारे में हमने एक पॉइंट यहाँ बताया था कि ये क्या है, कि ये डेन्यूब नदी जो है वो, डेन्यूब नदी वो 5 देशों की राजधानी, ठीक है, 5 देशों की राजधानी इसी नदी के तट पर है। दूसरा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है, तो जर्मनी में है,
और इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी निकलती है। यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये गलत है। ये कहाँ गिरती है? काला सागर में। ठीक है, काला सागर में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरी सबसे लंबी नदी यहाँ कहा जा रहा है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो मैंने बताया था आपको कौन सी नदी, वोल्गा। ठीक है, वोल्गा, वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब है। डेन्यूब नदी का डेल्टा यूनेस्को विश्व धरोहर में है, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट आपके डेन्यूब नदी के बारे में हो गए। यहीं पे ये क्लास आपकी समाप्त होती है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखिएगा, किस तरीके से एक एक ऑप्शन को सॉल्व किया जा रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। और उसके बाद देखिए कि आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो आपका पेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आर ओ हो, उसका जो प्री होता है, जो पीसीएस प्री है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।